नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ सतपाल पहलवान हैं इस खास बातचीत में, और परिसीमन को लेकर आज हमारी ये खास चर्चा है वो होने वाली है। तो इस पे बारीक विश्लेषण पूरा करेंगे कि कौन सी विधानसभा ऐसी हैं जो रिजर्व हो सकती हैं या जिनकी रिजर्व है वो टूट सकती है। और आपको बता दें कि 1966 में हरियाणा बना, पहली विधानसभा जो थी पंजाब असेंबली में से ही चुनकर सरकारें बनाई गई। फिर 67 में दूसरी विधानसभा के आम चुनाव हुए, राव वीरेंद्र बने। उस वक्त 81 सीटें होती थी हरियाणा में। फिर 1977 में 90 सीटें हैं कर दी गई उसके बाद, जो कि तो 90 सीटें हैं। और अब कहा जा रहा है कि 4 लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, 36 विधानसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। जो वर्तमान स्थिति है, 90 विधानसभा हैं वो हो जाएंगी 126, और जो 10 लोकसभा सीटें हैं वो 14 हैं वो हो जाएंगी। और तमाम पॉलिटिशियन इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार परिसीमन तय हो जाता है तो उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों में वो घूमना शुरू करेंगे, अपने राजनीतिक भविष्य की तैयारियां हैं वो करेंगे। 2007 में इससे पहले परिसीमन हुआ था जब हुड्डा की सरकार थी। और अक्सर ये कहा जाता है कि जिसकी भी सरकारें होती हैं वो परिसीमन है वो अपने हिसाब से तय करती हैं। ये एक हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा जो पहलवान जी से पूछेंगे, क्योंकि 2007 में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे तो अंबाला की नागल जो सीट है उसे 2009 के जो चुनाव हुए तो उसमें ये खत्म कर दी गई। 2007 का जो परिसीमन बैठा, भिवानी की मुढाल, इसी तरह फरीदाबाद की मेवला और हसनपुर जो उस वक्त होती थी एससी सीट थी, उसकी जगह आज एनआईटी, फरीदाबाद और पृथला हैं। फतेहाबाद की भट्टू कला, गुड़गांव की तावड़ू, हिसार की घिराए, जज्जर की सालावास, जींद की रांजौंद, कैथल की पाई, करनाल की जूडला एससी सीट थी उस वक्त। रोहतक में हसनगढ़ हल्का होता था, पानीपत का नौलथा, रेवाड़ी की जाटूसाना, सिरसा की डरबाकला रोड़ी, सोनीपत से कैलाना और रोहट, यमुनानगर से छचरौली। 2009 के जब चुनाव हुए तो उनमें ये सीटें नहीं थी। पहलवान जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये कहा जाता है कि जिसकी सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से परिसीमन करती हैं। 2007 में जब परिसीमन बैठा तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। जिन सीटों की अभी मैं बता रहा था, नागल, मुढाल, मेवला, भट्टूकला, तावड़ू, घिराए, सालावास, राजौंद, पाई, जूडला, हसनगढ़, नौलथा, जाटूसाना, डरबाकला, रोड़ी, कैलाना, रोड, छचरौली, इन्हें हटा दिया गया, ये कैंसिल कर दी गई। तो क्या ये हुड्डा साहब ने अपने फायदे के लिए की थी उस दरमियान? प्रवीण जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। आपने क्वेश्चन पुट आउट किया कि जो सीटें हैं वो सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं। बिल्कुल, आपका मेन सवाल यही है। और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम जो परिसीमन 2002 में शायद बैठा था पहली बार, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी उस टाइम पे। 2005 में तो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार चली गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। तो मोस्टली सरकार ये चाहती है कि भाई हम अपने फेवर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को सेट करें। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कास्ट कम्बिनेशन आवश्यक होता है, जो हल्के आप बता रहे हो तोड़ दिए गए, जैसे सालावास तोड़ दिया, जाटूसाना तोड़ दिया, पाई तोड़ दिया, भट्टू तोड़ दिया। तो कुछ एक हल्के जानबूझकर भी तोड़े जाते हैं पॉलिटिशियनों द्वारा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के अनुसार। क्योंकि पाई से हमारे रामपाल जी बने थे 2000 में, रामपाल माजरा जी इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो और वो मजबूत साथी थे, बढ़िया उनकी छवि थी। तो उनके जो मजबूत गांव थे वो काट कर दूसरे हल्के में जोड़ दिए गए। इसी प्रकार से प्रोफेसर संपत सिंह जी जो प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वो भट्टू से चुनाव लड़ते थे। तकरीबन जो उन्होंने चुनाव लड़े वो भट्टू कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े। कई बार वो 5 या 6 बार 6-7 बार एमएलए बने हैं, मंत्री भी बने हैं। उनका भी हल्का तोड़ दिया गया। सालावास हमारे जब सालावास पहले रिजर्व थी, सालावास से चौधरी वीरेंद्र सिंह की पार्टी से शकुंतला जी लड़ी थी एक हमारे यहाँ से चुनाव। पहला चुनाव वो लड़ी, वो बनी। उनके बाद में फूल सिंह जी बने, फूल सिंह कटारिया जी होते थे अपने झज्जर के। तो सरकारें अपने हिसाब से भी इसको सेट करने का काम करती है। और जहाँ मजबूरी चुनाव आयोग ये कह देते, वो कमीशन आयोग ये कह देगा परिसीमन का कि भी आप कास्ट कम्बिनेशन करो, तो झज्जर हल्का पहले जो रिजर्व था वो झज्जर हल्का पूरा गुडियाणी तक था अपना। कोसली रोड जो था वो गुडियाणी तक था, और इधर पूरा रिवाड़ी रोड था, रतनथड़, उस्मापुर, भैरूपुर, न्योड़ा,
सुरखपुर अहमदपुर पड़तल, ये हमारे लास्ट गांव होते थे, जो आजकल जिला इनका रेवाड़ी था उस टाइम में, लेकिन हल्का झज्जर था। तो जो परिसीमन बैठता है वो ये देखता है कि कहाँ ये हल्का सेट बैठता है, उस हिसाब से उनका भी दखल रहता है। और पॉलिटिकल आदमी अपने हिसाब से एक हल्के गांव तोड़कर दूसरे हल्के में भी मिलवा देते हैं। वो तो फिर प्रेशर तो आदमी बनाता है, राज जो करेगा वो इस चीज़ को तो यूँ देखेगा ना। क्योंकि पहले 2002 में पूरे आमतौर पर ये खुली तौर पर चर्चा थी कि झज्जर में बेरी रिजर्व होगी, क्यों तो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, झज्जर जनरल करने का झज्जर जनरल करने का प्लान था। और हम भी अति उत्साहित थे, क्योंकि हम भी राजनीति करते हैं, कोई बेर तो बेचते नहीं। लेकिन बस वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, झज्जर को वापस रिजर्व बना दिया गया और बेरी जनरल में रह गई। चलिए, आपकी बातों से इतना तो साफ है कि दखल होता है सरकारों का। तो अब बीजेपी की सरकार है, तो अब बीजेपी अपने हिसाब से करेगी। तो हुड्डा साहब मुख्य राजनेता आज के दिन माने जाते हैं, तो उनकी जो गढ़ कही जाती है, उनकी सीटें, तो बीजेपी उसमें सेंधमारी करेगी, उसमें इधर से उधर उथल पुथल करने की कोशिश करेगी जाहिर तौर पर। मेरे अपनी ओपिनियन के हिसाब से तो पक्का प्रयास करेगी बीजेपी, क्योंकि जिस आदमी के हाथ में पावर है वो चालती में नहीं चला होगा तो वो करेगा क्या फिर। भाई सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के, तो अपने हिसाब से सारी 26 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनने जा रही, जैसा आपने बताया 36 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनेंगी, तो वो तोड़ फोड़ तो तकरीबन हल्के में होगी। और फिर हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपने हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेट कराऊं। तो किलोई से शुरुआत करेगी बीजेपी, कहा जा रहा है कि वो किलोई को रिजर्व करेंगे। देखो, बीजेपी का अपना काम है प्रवीण जी, ना तो हमारा आप इतने बड़े नेता भाई हमारी बात ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग मान लेंगे, लेकिन जहाँ उनको अच्छी सुविधा दिखेगी ना, वे वहां से इस काम को शुरू करेंगे। हम किसी के एक विधानसभा का नाम ना लेकर के ये भी कह सकते हैं, बीजेपी अपने प्रयास ये तो करेगी कि भाई प्रतिद्वंदी जो दल है उनको कहीं ना कहीं परिसीमन में उनके हल्के को कहीं ना कहीं दखल दे करके उसको हल्के को खराब शराब कर अपने। मान लीजिए आपके हाथ में ये चीज है और आप हुड्डा साहब को अगर आप टारगेट करना चाहें, मान लीजिए आप बीजेपी की तरफ से हैं, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? उदाहरण के तौर पर दर्शकों को बता दीजिए। परवीन जी घनी बड़ी बात कह रहे हो आप, हमारा वहां तक लेवल कहाँ से बीजेपी शुरुआत करेगी? मैंने आपको ये बता दी, बीजेपी कहीं से भी शुरुआत करो, लेकिन बीजेपी ये शुरुआत करेगी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हल्के गांव जुड़े और उनको आगे मदद मिले। उदाहरण के लिए कुछ? उदाहरण के लिए तो करेंगे वो तो देखो क्योंकि आप ये फिगर ना आपके पास है प्रवीण जी ना मेरे पास, गलत वक्तव्य होता है। क्योंकि जो भी हल्का आप रिजर्व करोगे उस हल्के में उस रेशो के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे SC ST भाइयों की हाजिरी होना अति आवश्यक है। और वो हाजिरी करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मानकर चलो, जैसा आप कह रहे थे आप अभी बेरी या कलोई नहीं ले लो आप, तो कलोई को रिजर्व आप तभी कर पाओगे ना जब वहाँ हमारे SC ST भाइयों की उस रेशो के हिसाब से जो रिजर्वेशन बनती है उनकी जनसंख्या उतनी हो, वो अति आवश्यक है। अगर जनसंख्या वहाँ नहीं बनेगी तो वह नहीं होगी रिजर्व, अगर जनसंख्या है तो फिर किसी भी सीट को कर सकते हैं। एक कई हल्के पहलवान जी ऐसे हैं कि जो काफी समय से लगातार रिजर्व हैं, उसमें अम्बाड़ा की मुलाना सीट हो गई और रतिया, पटौदी, प्रोपर झज्जर, गुला, कलानौर, बावड़ और साडोरा, काफी लंबे समय से कई सीटें तो ऐसी जो 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, इन्हें लगातार रिजर्व हैं। तो क्या लगता है कि ये जर्नल में होंगे आपकी बार, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो जाता है इतना? तो आप साडोरा तो बहुत दूर पहुंच गए। हाँ परवीन जी 77 से झज्जर हल्का रिजर्व है। मेरा जन्म 64 का है, मैं 13 साल का था उस टाइम, और आज मैं 61 साल का हूँ। 48 साल झज्जर को रिजर्व हो गए, 2 पीढ़ियों मेरे पोते पोती हो गए रिजर्वेशन में। लेकिन जहाँ कोई मजबूत आदमी, या जिस जिले में, मैंने पहले भी परवीन जी आपको एक बात कहा था कि अपनी राजनीतिक अलग मंच है, लेकिन कोई भी मजबूत नेता आपके जिले में आपका पक्ष रखने वाला, आपकी आवाज़ को उठाने वाला, चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे धार्मिक में हो, चाहे राजनीतिक में हो। हमारा झज्जर हल्का क्यों पिछड़ा? झज्जर सबसे पुरानी तहसील थी, अंग्रेजों का टाइम की जिला होता था। आज झज्जर हरियाणा प्रदेश में सबसे बैकवर्ड सिटी में आता है। बनाने को तो जिला बना दिया गया, मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है, ना कोई इस किस्म की सरकारी कोई पॉलिसी बनाई गई। अनेक सरकारें आई गई, हुड्डा साहब की भी सरकार आई, 10 साल गवर्नमेंट रही। मानेसर
IMT बनी, क्या झज्जर में IMT नहीं बन सकती थी? MET रिलायंस को लेकर तो काफी MET तो बाद में चेंज की गई है प्रवीण जी। पहले ये SEZ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था ये, जी। और जमीन अधिग्रहण जो की गई वो SEZ के थ्रू की गई थी, लेकिन इनसे वो टर्म कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, तो इसको फिर सरकार ने चेंज कर मॉडल इकोनॉमिक जोन बना दिया। केवल वो फायदा किसको पहुंचा? फायदा तो अंबानी परिवार को, जो उसके मालिक हैं, जो SEZ के ओनर हैं, बेनिफिट तो वो ले रहे हैं आज। भाई 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन एक्वायर करके, उस टाइम में भी हमने कहा था कि 2.5 करोड़ रुपए में जमीन दी गई डेंसो को, और इसको अपनी जापानी एक कंपनी थी, लेकिन किसान को क्या मिला? जब तक आपका कोई मजबूत साथी, कोई मजबूत नेता आपकी बात को विधानसभा में या विधानसभा के बाहर या आप लोगों के प्रति जिसकी हमदर्दी होगी, नहीं तो आप ऐसे ही पिसते रहोगे। गुड़गांव को आप ले लो, फर्रुखनगर भी झज्जर से ऊपर जा रहा है आज के दिन में। झज्जर में तो कुछ है तो नहीं, कहने को तो जिला बना दिया, कमिश्नरी बना दी, लेकिन रोजगार का कोई जरिया है नहीं। एक बहादुरगढ़ को छोड़ दो आप, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ दो, तो बाकी पूरे जिले में क्या है? 1-2 प्लांट लगने से को भला थोड़ा हो जाएगा जिले के लोगों का। तो मेन कहने का मेरा बात यह है कि रिजर्वेशन जो झज्जर जिले में भी हो सकता है, सडोरा में भी हो सकता है, पटौदी में भी हो सकता है, बावड़ भी हमारे साथ की है, पहले सालावास भी हमारे झज्जर हल्के में थी, कलानौर है, और अनेक ऐसी सीटें रिजर्व हैं जहां अच्छे अच्छे चेहरे लोगों के हितार्थ और रक्षा काम करने वाले वर्कर पैदा हुए हैं, लेकिन वो बेचारे दब करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि रिजर्व में जनरल का आदमी तो चुनाव लड़ नहीं सकता प्रवीण जी। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी प्रतिभा थी वो बेचारी वहीं की वहीं दफन होकर के अपना आराम से घर बैठ गई। और मैं तो ये भी अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परिसीमन आयोग से भी विनती करूंगा कि जो लंबे समय तक रिजर्व सीट हैं उनको मुख्य रूप से चेंज करने का काम किया जाए। जहां 50-50 साल के तकरीबन हो चुके हैं, तो उन सीटों के ऊपर भी विशेष फोकस करके इन सीटों को रिजर्वेशन से हटाया जाए। फिलहाल अगर आज की स्थिति देखें तो 17 रिजर्व सीटें हैं। मुलाना, बवानी, खेड़ा, रतिया, पटौदी, उकलाना, प्रॉपर झज्जर, जैसे कि अभी आपने कहा कि 43 साल हो गए झज्जर को, तो नरवाना 48, नरवाना, गुल्हा, नीलोखेड़ी, शाहबाद, इसराना, बावड़, कलानौर, कालावली, खरखोदा, साडोरा और होडल। तो पहलवान जी ये ऐसी कैसी भी रखी जा सकती हैं, या मतलब अब इनको जर्नल कर देंगे, अन्य है उनको कर देंगे? वो जो परिसीमन आयोग जो सीमा बनाएगा हल्के की, वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि अपने यहाँ से आप ले लो, पहले जो बादली हल्का होता था हमारा झज्जर का, वो बादली हल्का पूरी अपनी गुड़िया चौबीसी आकूपर तक, और इधर है बापड़ौदा कुलथाना तक, बापड़ौदा तक चले जाओ आप। बापड़ौदा था, आसंडा था, चुड़ानी थी, खरमान थी, सीलोट थी, दुलेड़ा, डाबोदा, वोपणिया, ये टोटल जो 12-13 गांव जो बेरी हल्के में जोड़े गए, वो बादली हल्के के गांव होते थे। ठीक। तो वो बेरी से निकाल के, पहले बेरी में थे वो, बादली में थे, वो बादली से निकाल करके बेरी हल्के में लगा दिए गए। तो अब परिसीमन को ये देखना पड़ेगा कि किस सीट को रिजर्व आप कर रहे हो, तो किस हल्के के गांव, झज्जर हल्का जो था वो बादली हल्के में पूरे का पूरा मर्ज कर दिया गया, 80 गांव गए। झज्जर हल्के के लगभग 80 के समथिंग गांव जो हैं वो आज बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। तो वो परिसीमन आयोग जब उसकी सीमाएं तय करेगा हल्के की, कहाँ कौन सा हल्का बनाना है, तो उसके हिसाब से निश्चित तौर पर विधानसभा तो इधर से उधर निश्चित तौर पर होंगी, करनी पड़ेंगी। झज्जर जिले में कौन सी सीट ऐसी लगती है कि ये रिजर्व है, वो हो सकती है? झज्जर जिले में तो आप कोई सी ने भी कर लो, करने वाले पर निर्भर करता है। आपका अनुमान? मेरा अनुमान तो ये है कि जहां SC ST भाइयों की वोट ज्यादा हैं, उस हल्के के 10-20 गांव तोड़ कर दूसरे में लगा कर चारों में तो कोई से नहीं कर लो आप। वो तो करने वाले पर निर्भर करता है ना, करता किस तरीके, वो तो परिसीमन आयोग की पॉलिसी काम करेगी। वो परिसीमन आयोग ये देखेगा कि भाई किस हल्के को करना है। लेकिन हम तो यही आवाज उठा सकते हैं कि भाई हम भी हरियाणा प्रदेश के वासी हैं, हमारा भी पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा रहा है, 35-40 साल के लगभग हमने राजनीति करी है। तो जो जहां लंबे समय से 50-50 साल के तकरीबन जो सीटें रिजर्व हैं, वहां के लोग कहाँ जाए? वहाँ उन लोगों की भी तो कोई ना कोई अपनी उपेक्षा होगी, इच्छा होगी, उनकी भी तो चाहत होगी कि हम भी अपने स्टेट में भागीदारी करें, विधानसभा चुनाव लड़ें, अपने इलाके का भला कर सकें। तो वो परिसीमन आयोग ने देखना पड़ा प्रवीण जी, किस हल्के को तोड़कर किस हल्के को बनाना जाए और किसको
कहाँ एडजस्ट करना है। अगर 36 बने तो फिर बहुत ज़्यादा फेरबदल और क्यों करना पड़ेगा। एक बढ़ेगी शायद झज्जर में। हाँ, चर्चाएं तो ऐसी हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वोट फिर बहादुरगढ़ है, 257 की तकरीबन। तो बहादुरगढ़ ग्रामीण हल्का एक नया देख पाएंगे यहाँ से, या और कुछ फेरबदल होगा? देखो प्रवीण जी, अभी तक तो कोई चर्चा आई नहीं है मार्केट में, क्योंकि सीट तो वोट तो सबसे ज़्यादा बहादुरगढ़ में है। अगर हरियाणा की बात करोगे फिर बादशाहपुर में, अकेले बादशाहपुर में 4 लाख के समथिंग वोट है। कोसली भी बहुत ज़्यादा वोट भोसड़ी में भी 3-3.5 लाख के समथिंग वोट है। तो ऐसे तो फिर बार बार बन जाएंगे, यहाँ तो फिर चेंजमेंट होएगी नहीं। वो देखो, वो परिसीमन आयोग निर्धारित करेगा किस रेशो से बनाते हैं, कितनी वोट हल्के। बीजेपी की कोशिश शहरी से सीटों पर ज्यादा रहेगा, जो उनका असली पहलवान जी असली गढ़ है जो बीजेपी का शहरी मतदाता है, तो उसके साथ जोड़कर बनाने की ज्यादा कोशिश होगी। हर राजनीतिक पार्टी की एक सोच होती है प्रवीण जी, वो अपने हिसाब से चलते हैं। जहां उनको ये दिखेगा शहरी मतदाता, तो आज भी आप चेक करके देख लो, पीछे चुनाव गया अभी 2-3 महीने भी ना हुए हैं, पीछे भी शहरी जहां जहां सीट थी वहां भारतीय जनता पार्टी गेन करी है और कांग्रेस पार्टी लूज करी है। तो हर आदमी प्रयास करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रयास तो करेगी कि भाई हम अपने हिसाब से अपने हल्के को सेट करवा लें, जो भविष्य में हमें फायदा हो। हर आदमी जो किलोई हल्का था पहले रिजर्व होता था ना, मेरी याद में कोई रिजर्व। मान लीजिए अगर गढ़ी सांपला किलोई, अब हुड्डा साहब का जो हल्का है, यही बाद में नाम बदल गया, गढ़ी सांपला कलोई हुआ है, पहले हसनगढ़ हल्का होता अच्छा हसनगढ़ था। हसनगढ़ अलग था, कलोई हल्का अलग था, अलग अलग थे। फिर ये दोनों ज्वाइंट कर दिए। हसनगढ़ से 87 में ओम प्रकाश भारद्वाज जी लड़े थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री बने चौधरी देवलाल की सरकार में, तो ये हसनगढ़ हल्का होता था। और फिर इसी से बलवंत मायना भी बने, नरेश मलिक भी बने। तो वो बाद में कुछ गांव इधर से उधर फेरबदल कर कर वो हल्का। अच्छा, एक उदाहरण और बताइए, इसको तो आप बिल्कुल परफेक्ट बता सकते हैं। जो हुड्डा साहब के दरमियान जो परिसीमन हुआ या सरकारों का दखल होता है, तो उसके बाद इनेलो पार्टी पर फिर क्या इफेक्ट पड़ा था? क्या कोई नुकसान उठाना पड़ा इनेलो पार्टी को, जो हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से किया? फिर हुड्डा साहब नहीं समझे नहीं प्रवीण जी यार बात, सरकार सीधा इंटरफेयर नहीं कर सकती, फिर परिसीमन की महत्ता क्या रहेगी? चलिए, वो जैसे भी हुआ, फिर इनेलो पर असर हुआ उस चीज का। बिल्कुल होता है सर, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। जो आप कहना चाह रहे हो मैं खुल कर कह दूंगा उस बात को। कोई भी पॉलिटिकल सरकार तय नहीं करती कि हल्का कौन बनेगा, कौन सा बनेगा या कौन सा बनाया जाएगा। ये चीजें परिसीमन आयोग तय करेगा कि भाई 36 कॉन्स्टिट्यूंसी आपके हरियाणा प्रदेश में बनानी है, तो वो हर दल की राय लेते हैं। फिर हर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी स्टेट में, उन सबको बुला करके उनका मशवरा किया जाएगा भाई किस तरीके से करें, किस रेशो से करें, उसमें आप अपने सुझाव देंगे। और फिर जो सरकार होती है उसका फिर आप मानते हैं 19-20 चलता है, असर तो रहता है कहीं भी हो। बनने के बाद कोर्ट में अपील नहीं है ना वैसे इस चीज की? नो, जो बना दिया वो हो गया, फाइनल हो गया, फाइन। दादरी। चलो एक सवाल और है पहलवान जी, अगर किलोई हुड्डा साहब जहां से लड़ते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अगर वो रिजर्व कर दिया तो फिर कहां से देखेंगे? ये तो भविष्य की बात पूछ रहे हो आप, ये तो मतलब बहुत आगे की बात कर रहे हो। ऑप्शन है, देखिए, बड़ौदा, कहीं कलानौर जनरल हो जाती है बेरी। इस क्वेश्चन का जवाब आप ना ले तो बेटर रहेगा। ठीक है। दादरी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, न्हू, 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आज कोई रिजर्व सीट नहीं है इनमें। दादरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में था, और भिवानी में एक सीट भिवानी सेड़ा रिजर्व है हमेशा से। और दादरी में जिला तो बना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी केवल मात्र 2 हैं, और दोनों जाट डोमिनेटेड हैं, तो उनको रिजर्व कैसे करोगे आप? या तो फिर भिवानी खेड़ा है, कुछ गांव तोड़ के दादरी मिलाए जाए और दादरी के तोड़ के बाडड़ा मिलाए जाए, तो हो सकता है। तो पंचकुला वो भी छोटा जिला है। और महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फरीदाबाद में तो शायद होगी सीट रिजर्व। नहीं, फरीदाबाद कोई रिजर्व नहीं है। फरीदाबाद में पहले हसनपुर होती थी SC, लेकिन जब NIT और पृथला 2 बनाए गए, लेकिन रिजर्व नहीं है कोई भी। हाँ, चलो महेंद्रगढ़ होगी ना, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ SC भाइयों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके वोट परसेंटेज के हिसाब से इतने परसेंटेज वोट होना आवश्यक है, वहाँ जाकर के रिजर्व सीट होती है। अन्यथा अगर जनसंख्या है ही नहीं तो फिर वहाँ रिजर्व करोगे कैसे आप? फिर आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी दूसरी कोई भी राजनीतिक पार्टी की, मतलब कितना फायदा है परिसीमन के बाद है उनको हो जाता है अगले चुनाव में, या बीजेपी को प्रयास सब करते हैं परवीन जी। मैं तो ये मान के चलता हूँ राजनीति में हर आदमी अपने प्रयास करता है, लेकिन सदा कोई नहीं रहता। जो भी सरकार आओगी वो अपने हित के फैसले भी लेगी, काम भी करेगी। 70 साल तक इस देश पर कांग्रेस ने भी राज कराया है,
लेकिन आज वह कांग्रेस कहाँ खड़ी है आप देख लो। चौधरी देवीलाल के एक समय में हरियाणा प्रदेश में तूती बोलती थी, जिसको चाहे उठाया बढ़ाया एमएलए मंत्री बनाकर छोड़ दिया। तो ये परिसीमन से इससे ये हो सकता है कि आप अपने फायदे के लिए 2-4-5 हज़ार वोट इधर से उधर लगवा सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप जनता को जेब में रख लोगे। जनता तो जनता का फैसला है प्रजातंत्र में। जनता प्रजातंत्र के अंदर परवीन जी असली मालिक है। जनता के अगर आप हितार्थ रक्षार्थ काम करोगे, चाहे आप बेशक अपोजिशन में हो, जनता आपके साथ खड़ी आपको मिलेगी। जनता के साथ आप नहीं जाओगे तो फिर ये तो इफ वोट वाली बात होगी, फिर तो अपने हिसाब से सेट कर फिर दूसरा को चुनाव ही नहीं लड़ सकता। अधिकतर जैसे नए राजनेताओं के बीच हम जाते हैं तो वो परिसीमन का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार हो तो उसके बाद घूमा जाए कि किधर से क्या होना है। बाकी परिसीमन से पहले तो राजनेता इंतजार में है। जो इंतजार में परवीन जी वे नेता ही नहीं है। नेता को कोई इंतजार थोड़ा करना पड़ता है। तो मान लीजिए सीट वो मेहनत करे रिजर्व हो जाए, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा मुंह बाहर आ गया। नेता कुर्सी पर बैठने से नहीं होता परवीन जी, नेता वो होता है जो लोगों के दिलों में राज करता है। नेता कुर्सी मिलने से नेता नहीं होता। एमएलए बन गया आप, मैंने एक दिन और भी उदाहरण दिया था, यहाँ 4-4, 5-5, 7-7 भर के एमएलए हैं, क्या कर दिया हल्के के लिए। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं समाज सेवी जिन्हें बगैर कुछ होते हुए भी लोगों की भलाई के काम करें। ये जरूर नहीं कि आप विधानसभा में जाकर भला कर सकते हो। हाँ, ये है कि सरकार में अगर आपकी भागीदारी होगी तो आप लोगों की आवाज़ को अच्छी तरह से उठा सकते हो और अपने लोगों की जो मूलभूत जरूरियात हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी फैसिलिटी है, उनको आप करवा सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये चिन्हित कर भाई ये हल्का बनेगा तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, फिर आप नेता कहाँ बनोगे। नेता ये नहीं देखता कि हल्का कौन हजार कौन सा नहीं है। मैं 17 साल लगा कंटिन्यू चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से इस जिले का प्रधान रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये भादरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, झज्जर है, बेरी है, ये बादली। मैं हर गांव में जाता था। टेल के जो गांव थे, खेड़ा थरू से लेकर के, और हमारा कड़ोली लीलोठी गांव पड़ता है भादरगढ़ हल्के का, मैं हर गांव के दौरे करता था, हर महीने मीटिंग लेता था। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई इस हल्के से लड़ो या उसमें लड़ो। हाँ, कुछ साथियों की अपनी सोच होगी, वो सोचते होंगे कि भाई तेरा गाँव इंगे लग जाते इंगे तो लड़ लिए, तेरा गाँव इंगे तो लग जाएंगे लड़ लिए। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ नेता वही आदमी होता है जो लोगों के हितार्थ और रक्षार्थ उनके साथ जुड़ा रहे, खड़ा रहे। जो 36 नए बनाए जाएंगे उसमें से जो ये हल्के 2007 के परिसीमन में खत्म किए थे, तो ये दोबारा से भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। सालावास, हसनगढ़, सालावास 2 बार टूटा, 2 बार बना। सालावास 2 बार रिजर्व रहा, फिर रिजर्व होने के बाद में, टूटने के बाद में 87 में हुक्म राव राम नारायण जी बने कोसड़ी से, और सालावास हल्का अलग था। यहाँ से मगर मैं ठीक हूँ तो हुक्म सिंह चुनाव जीतते थे सालावास से, और फिर जिले सिंह जी लड़े तो अनीता यादव 2 बार यहाँ से बनी और वो हल्का खत्म कर दिया गया। अनीता यादव 2000 और 2005 हो सकता है कि वापिस सालावास को बना दिया जाए। ठीक, ये में भी पॉसिबल। 36 में से मतलब इनको दोबारा से हसनगढ़ जैसे, हसनगढ़ हल्के का भी काफी जिक्र होता है। इसमें प्रवीण जी वोट की रेशो तय करनी पड़ेगी, या फिर वो चुनाव आयोग परिसीमन आयोग ये देखने का काम करेगा कि हर हल्के 36 हल्के अगर आपके बड़े बढ़ रहे हैं, तो जैसे पीछे किया गया था भाई 1,20,20,30,30 हज़ार के समथिंग और कॉन्स्टिट्यूंसी वोट थी। आज कई कॉन्स्टिट्यूंसियों में तो वोट बढ़ कर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कईयों में कम है। लेकिन मेरे हिसाब से भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी शायद इसी होगी जो 1.5 लाख से नीचे होगी आज के दिन। तो फिर वो वोट परसेंटेज की रेशो देखकर 136 में डिवाइड कर उसके हिसाब से अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। परिसीमन का जो मसला है उस पर हमने ये सारी डिस्कशन है वो की है, और बेहद जटिल ये मुद्दा होता है, और इसको हमने पहलवान जी से है वो पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है। अपने तमाम दर्शकों को बताया है कि इससे पहले जो परिसीमन बैठा था उसमें कौन से हल्के हैं जो हटा दिए गए थे, या अधिकतर जो हल्के सालों से, जैसे कि जज्जर 48 सालों से रिजर्व है, पटौदी, भवानी खेड़ा, रतिया, गुल्हा, साडोरा, कलानौर, ये ऐसी विधानसभा हैं जिनकी कलानौर की काफ़ी समय से इनकी जनता की ये डिमांड है कि ये जर्नल हैं वो होने चाहिए, क्योंकि इतना लंबा वक्त, इतना लंबा दायरा हो गया है। तो ये तमाम विश्लेषण आज हमने है वो किया है, और जाहिर तौर पर आपको भी परिसीमन को समझने में इससे काफ़ी मदद है वो मिलेगी। धन्यवाद।